इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और उसके बाद ये आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं कि अब विश्व युद्ध होगा। और एक्सपर्ट भी लगातार इसी बात की आशंका जता रहे हैं कि अब विश्व युद्ध हो सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विश्व युद्ध होकर रहेगा? जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, उसके बाद इजराइल गाजा का युद्ध हो, या फिर अब ईरान के साथ इजराइल का युद्ध हो, तो क्या सभी देश मिलकर जिस तरह से युद्ध की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या धीरे धीरे ये पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई नजर आती है। अब सोचेगा कि 1 अक्टूबर को ईरान अचानक से इजराइल पर हमला कर देता है, उसके सैन्य ठिकानों पर हमला कर देता है, और उसके बाद ईरान साथ में यह धमकी भी देता है और धमकी देते हुए यह कहता है कि अगर इजराइल इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा, जवाब देगा, तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अंदर खाने इजराइल एक के बाद एक तैयारियां कर रहा था, योजनाएं बना रहा था। इसको लेकर उसने अमेरिका से भी बातचीत की। गुप्त सूत्रों से यह भी खबर है कि इजराइल ने अमेरिका से बातचीत की। उसी के साथ नेतन्याहू ने जो है अपनी कैबिनेट से भी फोन पर बातचीत की और फोन पर ही जो है यह सर्वसम्मति ली गई कि क्या ईरान पर हमला किया जाए या नहीं किया जाए। और 26 तारीख की सुबह, यानी कि मान लीजिए कि रात को 2:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में इजराइल ईरान पर हमला कर देता है। उसके 20 ठिकानों पर हमले करता है, जिनमें से मिसाइल की फैक्ट्रियां और उसके सैन्य ठिकाने शामिल हैं, और उनको तबाह कर देता है, जिसमें 2 सैनिकों की मौत भी हो जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्या विश्व युद्ध की तरफ आगे की चीजें बढ़ेंगी? तो उसमें सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि जैसे ही यह हमला इजराइल ने ईरान पर किया, उसके तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से एक बात निकलकर सामने आती है और जो इस बात को और थोड़ा सा मजबूत करती है। अमेरिका सीधे तौर पर यह कहता है कि अगर ईरान ने अब फिर से हमला करने की कोशिश की या कोई भी हिमाकत की, तो फिर हम इजराइल के साथ खड़े हैं और फिर यह युद्ध अच्छे तरीके से लड़ा जाएगा। यानी कि अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया और कह दिया कि अगर ईरान ने फिर से कोई हरकत की, कोई हमला किया, तो फिर हम इजराइल के साथ मिलकर लड़ेंगे। और यह कोई पहली बार नहीं है। आप एक और पुराना समय तब याद कीजिएगा जब इजराइल के बनने की शुरुआत हो रही थी, उस देश का गठन शुरू हो रहा था। उस समय पर भी इजराइल को चारों तरफ से घेरा गया, इजराइल पर हमले को लेकर, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया, ये तमाम देश और साथ ही फिलिस्तीन भी। आपको याद होगा कि फिलिस्तीन से ही अलग हुआ इजराइल, जिसमें एक बड़ा हिस्सा फिलिस्तीन के पास था और एक छोटे से हिस्से में इजराइल सिमटा हुआ था। जब चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया जाता है और उस पर हमले होने की तैयारी शुरू की जाती है और उसके बेहद नजदीक इन सबकी सेनाएं आ जाती हैं, तो इजराइल रात को ही फोन करता है अमेरिका को और फोन पर कहता है कि राष्ट्रपति से बात कराई जाए। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता की तरफ से कहा जाता है कि वे राष्ट्रपति साहब सो रहे हैं, आप सुबह बात करना। तो फिर कड़े स्वर के साथ, कड़े आवाज में जो है इजराइल कहता है कि बात तो अभी करानी होगी, सुबह तक का इंतजार नहीं किया जा सकता, और अगर सुबह तक का इंतजार हुआ तो फिर इजराइल नहीं बचेगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति उसी समय पर फोन पर बात करते हैं। इजराइल मदद मांगता है, वो बताता है कि चारों तरफ से उसे इस तरह से घेर लिया गया है, और उसी समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं कि विमान उड़वा दीजिए, हम इजराइल के समर्थन में यह युद्ध लड़ेंगे। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि विमान तो उड़वा दिए गए, लेकिन अमेरिका से इजराइल तक पहुंचने के लिए जितने फ्यूल की जरूरत थी, उतना फ्यूल एक ही बार में
उन विमानों में नहीं भरा जा सकता था। यानी कि बीच में किसी एक मिड पॉइंट पर एक बार और फ्यूल की जरूरत थी, तब वो इजराइल तक पहुंच सकते थे। तो तमाम बीच के देशों से बात की गई, सभी देशों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया युद्ध की बात है तो हम इसमें बीच में पचड़े में नहीं पड़ेंगे और हम फ्यूल नहीं देंगे। फिर अमेरिका एयर में ही, यानी कि सोचिए आसमानी रास्ते में ही, हवा में ही फ्यूल पहुंचाता है, उन विमानों में फ्यूल भरता है और तब वो विमान इजराइल पहुंचते हैं। और उसके बाद उन सभी देशों की, ईरान, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन की जो सेना थी वो पीछे की तरफ हटती है और उसके बाद इजराइल का जो दायरा है वो भी बढ़ जाता है। फिलिस्तीन को समेट दिया जाता है और इजराइल अपना दायरा बढ़ा लेता है, एक बड़े हिस्से में इजराइल आ जाता है। अब इसी तरह की बात अमेरिका ने एक बार फिर से की। अब इसमें आपको एक पेच समझना होगा कि आप ये देखिए कि एक तरफ रूस है जो अपने आप में एक सेंटर पावर बनने की कोशिश में है और दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और रूस जो है वो मुस्लिम कंट्री के साथ खड़ा है, क्योंकि रूस अमेरिका के साथ नहीं रह सकता। मान के चलिए कि दोनों में 36 जैसा आंकड़ा है, तो अमेरिका की तरफ तो रूस जा नहीं सकता, तो रूस जाएगा इस्लामिक कंट्री की तरफ, यानी कि ईरान की तरफ, इराक की तरफ। और रूस के साथ इस समय पर चीन की दोस्ती अच्छी चल रही है और चीन से पाकिस्तान की दोस्ती अच्छी चल रही है। अब पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, तो वो भी इस्लामिक कंट्री की तरफ जाएगा, चीन को भी उधर ही फोर्स करेगा और फिर साथ में जब रूस के साथ है तो फिर ये तीनों देश भी उधर ही जाएंगे। अब मध्य पूर्वी में ये एक बड़ा संकट आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अब ऐसे में भारत किस तरफ जाएगा, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ भी कंफर्टेबल है, अच्छे रिश्ते हैं, दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। आपने देखा भी होगा जब फिलिस्तीन और यानी कि हमास और जब इजराइल का युद्ध हुआ तो उस समय पर भी समर्थन इजराइल का था, उसको भी आपने देखा। तो इजराइल के साथ भी कंफर्टेबल है और अमेरिका के साथ भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर अगर उधर जाता है तो फिर रूस छूट जाता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ जाता है तो रूस के साथ तो कंफर्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ उतनी अच्छी दोस्ती हो ही नहीं सकती। और रूस जितना विश्वसनीय दोस्त है उतना विश्वसनीय अमेरिका भी नहीं है। अब ऐसे में बीच में फंस रहा है भारत कि भारत किस तरफ जाए। तो इसके लिए आपको एक बयान सुनवाते हैं जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ रूस के कजान में, वहां क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री ने, उसको सुनिए, उसके बाद आगे की चर्चा। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अब प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में यह कहते हैं कि युद्ध कोई विकल्प नहीं हो सकता है, शांति की बात करते हैं। तो ऐसे में भारत की भूमिका इतनी ही समझ में आती है कि वो मध्यस्थता की भूमिका में रहेगा। गांधी का देश है तो हिंसा की किसी भी राह पर चलने की कोशिश भारत नहीं करेगा। ना हमारी संस्कृति है, ना हमारी सभ्यता है और ना हमारे संस्कार। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क यह पड़ेगा कि आप ये देखिए कि आज के समय में हर देश एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। बात हम यहां इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर कर रहे हैं। अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो हम ईरान, इराक से भी तेल खरीदते हैं। उधर अमेरिका से भी तमाम तरह के व्यापार हमारे साथ हैं, इजराइल से भी हैं। और अगर अमेरिका और इजराइल एक तरफ हैं तो तमाम पश्चिम देश, तमाम यूरोपीय देश भी अमेरिका के साथ खड़े होंगे। तो उधर भी एक बड़ा हिस्सा देशों का होगा, इधर भी एक बड़ा हिस्सा देशों का होगा, और सब एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। और अगर इधर पश्चिम देश, यूरोपीय देश, इजराइल मिल जाते हैं,
इधर रूस, चीन, पाकिस्तान और तमाम इस्लामिक कंट्री एक साथ आ जाती हैं समर्थन में एक दूसरे के, तो फिर युद्ध की जो आशंकाएं हैं वो नजर आती। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है, अगर इसको ध्यान से समझें, अभी भी इजराइल जो है अपने 7 तरफ से हमले झेल रहा है, जिनमें से आप अगर इजराइल के इस मैप को देखेंगे तो उसके एकदम सिर पर बैठा हुआ नजर आएगा आपको गाजा, यानी कि फिलिस्तीन वाला वो हिस्सा। अब गाजा उसके एकदम सिर पर बैठा है, यहां भी युद्ध चल रहा है पिछले साल से, यानी कि लगभग 1 साल से युद्ध वहां भी चल रहा है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आपको नजर आएगा उसी के ऊपर लेबनान, तीसरा हिस्सा आपको नजर आएगा सीरिया का, चौथा उसके आपको एक साइड में दिखाई देगा इराक, फिर उससे थोड़ी सी दूर उसी साइड में आपको दिखाई देगा ईरान, और एकदम नीचे यमन। ये 6 तरफ से जो है युद्ध की स्थिति झेल रहा है इजराइल, और 7वां है जो ईरान के साथ साइबर वॉर झेल रहा है। अब इनमें से उसने हमला किया ईरान पर, और इस बात की पुष्टि ईरान ने भी की है कि उसके जो 3 स्टेट हैं, जिनमें से तेहरान, इलाम और कुजेस्तान, इन 3 स्टेटों में नुकसान हुआ है जो इजराइल ने हमला किया है उसका। अब ऐसे में जो आशंकाएं हैं वो यही जताई जा रही हैं कि अगर ईरान ने अब कोई भी जवाबी कार्रवाई की तो फिर विश्व युद्ध की जो आशंकाएं हैं वो बढ़ सकती है, उसकी तरफ पूरी दुनिया जो है वो चल सकती है। और इसमें एक और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि आप ये देखेंगे जो मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल जो है वो घिरा हुआ है और उसके 7 तरफ से किस तरह से हमले हो रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इजराइल जो है ईरान के अलावा गाजा में तो हमास के साथ उसका युद्ध चल ही रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रहा है, यमन में जो है हूती विद्रोह को वो झेल रहा है, ईरान के साथ साइबर वॉर में उलझा हुआ है। तो ये जो युद्ध है चारों तरफ से इजराइल को घेरे हुए। अब अगर ईरान इस हमले का भी फिर से जवाब देता है तो फिर अमेरिका ने खुले तौर पर कह दिया है कि हम समर्थन में हैं और हम तो फिर हथियार भेजेंगे और हम तो खुल के युद्ध लड़ेंगे। अब अगर अमेरिका लड़ेगा तो फिर बाकी यूरोपीय देश भी साथ में आएंगे, इधर फिर ईरान भी अकेला नहीं बचेगा। वो तो पहले से ही 7 लोग एक साथ खड़े हैं, 7 देश मान के चलिए कि आप एक साथ खड़े हैं, फिर उसमें रूस भी कूदेगा, फिर उसमें अगर अमेरिका कूदेगा तो रूस भी कूदेगा, क्योंकि दोनों का एक तरह से 36 का आंकड़ा है, तो उसको लगेगा कि अच्छा उधर दोस्ती, फिर इधर हम दोस्ती निभाते हैं, तो फिर रूस कूदेगा तो चीन कूदेगा तो पाकिस्तान भी साथ में आएगा। तो इसलिए ये जो विश्व युद्ध की लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये इसीलिए जताई जा रही हैं। अब ईरान का रुख क्या होता है, ईरान क्या फिर से हमला करता है या नहीं करता है, इस पर यह बातें टिकी हैं। लेकिन इतना तय है कि गांधी का देश भारत कभी युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि अगर युद्ध हुआ तो विनाश होगा, और विनाश में कभी या युद्ध में आप कभी भी प्रगति नहीं देख सकते, विकास नहीं देख सकते, विनाश के सिवा और कुछ नहीं देख सकते। और इसीलिए युद्ध की बजाय शांति से ही रास्ता निकाला जा सकता है, युद्ध कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो भारत मध्यस्थता की भूमिका में ही खड़ा हुआ नजर आएगा। अब यह देखना है कि बस ईरान अगला कदम क्या उठाता है, क्या शांत होकर बैठ जाएगा या इस हमले का बदला लेगा। आप क्या समझते हैं कि क्या विश्व युद्ध होने की आशंकाएं आपको कितनी नजर आती हैं? भारत की स्थिति को आप कैसे समझते हैं? इन सभी देशों को किस तरह से आप देख रहे हैं? इजराइल को कैसे देख रहे हैं? रूस को कैसे देख रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।